हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। 20 मार्च 2021 के द हिंदू समाचार पत्र के विश्लेषण में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर द हिंदू के दिल्ली एडिशन का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न थे जो कि आपको कल दिए गए थे उनका उत्तर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अलास्का बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के बीच में जो वार्तालाप हुई है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अलास्का बैठक के संबंध में कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी एक एडिटोरियल आया था जिसके बारे में आपसे चर्चा की गई थी। तो उसी से संबंधित हम देखेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच में क्या बातचीत हुई है उस बैठक में। इसके अलावा अलास्का बैठक में अमेरिका के द्वारा चीन को क्या संदेश दिया गया है उससे संबंधित एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम भारत के जो टीकाकरण के प्रयास हैं उनमें जो मौजूद अंतराल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एक एडिटोरियल हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज वापस से भारत के टीकाकरण के जो प्रयास हैं उनके संबंध में एक एडिटोरियल आया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जो कि एक एनजीओ के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में जो मेथड यूज किया जाता है, जो विधि यूज की जाती है, उस मेथड पर सवाल उठाए गए हैं जिससे संबंधित एक न्यूज आई है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक लाया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे जिसमें आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर लिखने से संबंधित जो अप्रोच है वो भी बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल जो आपको प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि कौन सा नई वाहन परिमार्जन नीति जो है उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इनमें से। तो सबसे पहला है प्रदूषण को कम करना, दूसरा है ईंधन दक्षता में सुधार करना, तीसरा है नए वाहनों की बिक्री से सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि करना और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना। तो चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वैकल्पिक विवाद समाधान अर्थात एडीआर एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है जो गैर विरोधात्मक और पक्षों को शत्रुता को कम करने, नियंत्रण की भावना प्राप्त करने, परिणाम को स्वीकार करने, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को हल करने और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में न्याय की अधिक समझ हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है कि एडीआर को आमतौर पर मध्यस्थता, संधिवार्ता, मध्यस्थता और सुलह में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है कि भारत ने एडीआर को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के माध्यम से अपनाया है और काफी हद तक पश्चिमी मानक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित लोक अदालत प्रणाली एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण है। तो ये तीनों स्टेटमेंट भी ही सही है, सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली जो है वो क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था का प्रावधान करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि राज्यों के पास में लोकायुक्त स्थापित करने की शक्ति नहीं है और उन्हें केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही उत्तर हो जाएगा ए केवल एक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत बीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एफडीआई की अनुमति नहीं देता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में बीमा क्षेत्र में 74% तक की एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, सही आंसर हो जाएगा बी केवल 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से लगती है। तो सही आंसर होगा लेबनान और सीरिया की। जॉर्डन और इराक जो है उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। इससे संबंधित अगर हम मैप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है जॉर्डन और यहाँ पर है इराक और इनकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन कौन से थे, लेबनान और सीरिया। ये है लेबनान, इसकी सीमा लगती है और सीरिया है उसकी सीमा भी लगती है भूमध्य सागर से। अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज डिस्कशन की। तो पेज नंबर 13 पर जो न्यूज प्रकाशित हुई है, न्यू फेज ऑफ यूएस चाइना टाइज कम्स विद टेस्ट फॉर इंडिया, और एक न्यूज है यूएस चाइना स्पार एट अलास्का
मीट। तो हम जो अलास्का बैठक के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है और इससे संबंधित एक एडिटोरियल भी प्रकाशित हुआ है जिसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो समाचार प्रकाशित हुआ है, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो अलास्का बैठक हुई है, इसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने मानव अधिकारों और जो आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें उठाया है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीनी मंत्रियों से ये कहा है कि दुनिया जो है वो कानून के हिसाब से चलती है और चीन को दुनिया में शांति बनाए रखनी चाहिए। अमेरिका ने ये कहा है कि शिनजियांग में जो चीन के द्वारा उइगर मुस्लिमों का नरसंहार किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो उइगर मुस्लिम हैं, ये चीन में रहते हैं और इनका नरसंहार किया जा रहा है चीन के द्वारा, चीन की जिनजियांग प्रोविंस जो है वहां पर। और अमेरिका के द्वारा ये बोला गया है कि मुस्लिमों को उत्पीड़ित करना चीन को फौरन बंद करना चाहिए। वहीं पे हांगकांग में जो चीन की दमनकारी नीति चलाई जा रही है, उसके बारे में भी अमेरिका ने ये बोला है कि अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हांगकांग के संबंध में एक एडिटोरियल की हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी और उसमें हमने ये देखा था कि हांगकांग में जो प्रशासन है उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है चीन के द्वारा, तो इसके भी खिलाफ अमेरिका ने बात की है। वहीं पर अमेरिका ने जो ताइवान का मुद्दा है उसके संबंध में भी उस मुद्दे को उठाया है और ये कहा है कि ताइवान को धमकी देना जो है वो बंद करना चाहिए चीन को। शिनजियांग के संबंध में अमेरिका के द्वारा ये बोला गया है कि ये चीन का आंतरिक मुद्दा नहीं है। वहीं पे अलास्का में बैठक के दौरान अमेरिका ने चीन को जो साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे हैं उस पर फटकार लगाई है और अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका का जो प्रशासन है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कठोरता पूर्वक लागू करने और करवाने में यकीन रखता है ताकि विश्व में कानून की जो व्यवस्था है वो सही से लागू हो सके। वहीं पर अमेरिका ने ये कहा है कि बातचीत के द्वारा ही जो दो देश है वो आपसी मतभेद को सुलझा सकते हैं और अमेरिका ने चीन को कहा है कि बातचीत के द्वारा हर मतभेद सुलझाए जा सकते हैं ताकि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन है, बहुपक्षीय कोशिश है और विश्व के कानून को लागू करने की कोशिश है वो की जा सके और हर किसी को इसे मानना चाहिए। इसके अलावा ये जो अलास्का बैठक हुई, इसके एक दिन पहले ही अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि हांगकांग में राजनीतिक परिवर्तन करने की कोशिश करने वाले जो चीनी अधिकारी हैं उन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा यूएस और चाइना की जो टाइज हैं वो नए चरण में जाएगी और उससे जो भारत है, जो इंडिया है, वो काफी प्रभावित हो सकता है। भारत कैसे प्रभावित हो सकता है? तो अगर हम भारत की कूटनीति का परीक्षण करें, इसके बारे में भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में बात करें, तो भारत की डिप्लोमेसी जो है उसमें जो परिवर्तन होगा उसकी शुरुआत में सबसे पहले क्या हो सकता है कि रूस से भारत की जो रक्षा आपूर्ति है उसे ये प्रभावित कर सकता है। रूस से जो भारत है वो डिफेंस इक्विपमेंट लेता है, रक्षा से संबंधित जो उत्पाद है वो लेता है और ये जो भारत और चीन के संबंध हैं ये इसे भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका जो है इनके द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि रूस से जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ली जाती है तो यूएसए जो है वो एक तो भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है और दूसरा यूएस से जो उच्च तकनीक भारत में आती है वो यूएस बंद कर देगा। इसके अलावा अगर हम वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात एलएसी के बारे में बात करें तो भारत जो है वो एलएसी के साथ में धीमी गति से होने वाली जो विघटन प्रक्रिया है उसके बीच में चीन के साथ में अपनी जो समस्या है उसका सामना कर रहा है। तो एक तरफ तो चीन के साथ में भारत में जो सीमा विवाद है वो है और वहीं पे दूसरी तरफ भारत जो है वो क्वाड का सदस्य है, लेकिन भारत के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। ये संतुलन अधिनियम जो है वो भारत की बदलती हुई जो बहुपक्षीय व्यस्तता है उसमें शामिल है, जिसमें क्वाड से लेकर आरआईसी अर्थात रूस, भारत और चीन जो है, इसके साथ ही ब्रिक्स, चीन और रूस के जो नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन है वो सभी समूह शामिल है। यहीं पे यूएस चाइना डिवाइड का मतलब ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें भारत के लिए एक सख्त कदम भी होगा, जहां वह एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल दे रहा है, जहां एक और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच विभाजन हुआ और रूस और चीन जो है वो दूसरे देशों में व्यापक है, जैसा कि म्यांमार तख्तापलट जो है उसके जवाब में ये सब देखा गया था। तो ये जो पूरा डिस्कशन है इसके साथ में हम चलते हैं इससे संबंधित एडिटोरियल की तरफ। तो पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग, अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि अलास्का में जो बैठक हुई उसके संबंध में अमेरिका के द्वारा चीन को क्या संदेश दिया जा रहा है। ये जीएस पेपर 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो क्वाड की
साझेदारी है, जो क्वाड समूह है, क्वाड में कौन कौन से देश हैं आपको पता है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो क्वाड की साझेदारी है ये चीन के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकती है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि ये जो अलास्का मीट हुई है, इससे पहले क्या हुआ था कि 12 मार्च को एक चतुर्भुज फ्रेमवर्क, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क जो हुआ था वो आयोजित किया था। क्वाड के जो नेता हैं उनका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच में वर्चुअल बैठक जो हुई है उसका जो संदेश है वो सीधे बीजिंग को पहुंचाया गया। ये जो अलास्का मीट हुई है इसमें तो हुआ क्या कि 12 मार्च को जो क्वाड के लीडर्स हैं उनका शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद में अब हाल ही में अलास्का मीट हुई है। तो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके संबंध में जो परिणाम निकले थे उसका जो मैसेज है वो यूएस के द्वारा इस अलास्का बैठक में बीजिंग को दिया गया, अर्थात चीन को दिया गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो पूरी अलास्का बैठक हुई इसका जो मेन फोकस था वो क्वाड था और अलास्का में यूएसए के द्वारा बीजिंग को जो संदेश दिया गया उसके फोकस में भी क्वाड था। अगर हम इस संदेश के बारे में बात करें तो ये जो संदेश दिया गया ये 3 आयामी था। सबसे पहले ये जो यूएस ने चाइना को संदेश दिया है इस बैठक के जरिए, इसमें सबसे पहले अमेरिका ने ये बताया है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति आए हैं उसके साथ में अब अमेरिका वापस आ गया है। अब जो पहले वाला अमेरिका था उसका रिटर्न हो गया है, अर्थात अमेरिका ये देखता है कि अगर अमेरिका को वापस आना है तो उसके लिए जो चीन है वो उनके लिए एक प्राथमिक चुनौती के रूप में है और ऐसा करने के लिए जो क्वाड है वो एक जवाबी चुनौती की तरह हो सकता है। इसके बाद में क्वाड समिट जो हुई है इसके बारे में मीडिया को जो जानकारी दी गई उसमें ये कहा गया कि क्वाड साझेदार जो हैं उन्होंने चीन के साथ में अपने मुद्दों को उठाया था। चीन के साथ में कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जाता है, वहीं पर सेंकाकू द्वीप जो हैं उनके आसपास उत्पीड़न किया जाता है, चीन के द्वारा भारत के साथ में सीमा की आक्रामकता है वो देखी जाती है। तो क्वाड के जो सदस्य हैं उन सभी का चीन के साथ में कुछ ना कुछ विवाद है जिसे सामने लाया गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये देखनी चाहिए कि तथ्य ये है कि अलास्का में जो अभी वार्ता हो रही है, जो बैठक हो रही है, ये वार्ता एक तो ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ इसके बाद में हुई, इसके साथ ही साथ टोक्यो, सियोल और यूएस इंडो पैसिफिक समन्वयक कर्ट कैंपबेल के द्वारा कैनबेरा की जो यात्रा की गई उसके बाद में ये अलास्का में जो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये कोई संयोग नहीं है, अर्थात वाशिंगटन जो है उसके द्वारा बीजिंग को ये संदेश दिया जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम बात करें क्वाड में, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जो है वो अमेरिका के सैन्य सहयोगी हैं और ये पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक की जो नीति है उस पर आधारित है। तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था क्वाड का, इसके जो नतीजे निकल के आए थे उसमें से 3 कार्य समूह की स्थापना की गई थी। तो जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 3 कार्य समूहों की स्थापना की गई, 3 वर्किंग ग्रुप जो है वो सामने आए थे। वो 3 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से थे? 3C क्या है? कोविड-19 वैक्सीनेशन अर्थात कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में, दूसरा जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज के संबंध में, तीसरा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। तो अब ये जो तीनों कार्य समूह आए थे, वर्किंग ग्रुप्स आए थे, इनके बारे में अगर हम बात करें जो कि क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद में आए हैं, तो सबसे पहले अगर हम वैक्सीन कूटनीति के बारे में बात करें, वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में यहाँ पर बात की जाए, तो वैक्सीन की जो पहल है वो भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रगति है उसके लिए एक प्रमुख बढ़ावा है, जो कि वर्तमान महामारी के दौरान पहले से ही साबित हो चुका है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कितनी महत्वपूर्ण है। भारत जो है वो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, अगर हम भारत की बात करें तो वैश्विक स्तर पर उत्पादित होने वाली और बेची गई जो खुराक है उनकी संख्या के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत जो है अभी से ही दुनिया भर के जो लगभग 71 देश हैं वहाँ पर 58 मिलियन खुराक का निर्यात कर चुका है। ये जो 58 मिलियन खुराक का निर्यात भारत के द्वारा किया गया, इसमें से कुछ वाणिज्यिक शिपमेंट थे, कुछ अनुदान दिए गए थे भारत के द्वारा और वहीं पे कुछ जो है गावी कोवैक्स पहल जो है, गावी कोवैक्स इनिशिएटिव जो है उसके द्वारा वित्त पोषित थे। तो इन सबके साथ में जो दक्षिण पूर्व एशिया है क्वाड के तहत वो अपनी वर्तमान जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता है उसके ऊपर एक ही साथ 300 बिलियन लोगों के टीकाकरण लगाने के लिए घरेलू बिल का निर्माण करता है, जो कि मूल रूप से सितंबर तक नियोजित है। अर्थात ये जो क्वाड में बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कुल 900 मिलियन वयस्कों को टीका लगाने के लिए, जिसमें जो खुराक है वो 1.8
बिलियन खुराक की यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर साफ बात है कि अगर इतनी खुराक दी जानी है तो इसके लिए क्षमता और वित्त पोषण दोनों की आवश्यकता होगी। और भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा वैक्सीन निर्माता है, उसे इतनी खुराक देने के लिए क्षमता की और वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर क्वाड जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्वाड से जो भारत है सहायता प्राप्त कर सकता है, और अगर भारत को इस संबंधित सहायता प्राप्त होती है तो एक प्रकार से ये क्वाड के जो सहयोग की शक्ति है उसके बारे में बताएगा। हालांकि ये प्रयास जो है वो बहुत आसान हो सकता था अगर भारत के क्वाड साझेदार जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन में भारत की जो याचिका है उसका विरोध नहीं करने की घोषणा कर देते। तो हुआ क्या कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें भारत ने दक्षिण अमेरिका जो है उसके साथ में एक याचिका दायर की थी अक्टूबर 2020 में। ये याचिका क्या थी कि कोविड-19 की जो रोकथाम है और उसका उपाय है, उसके लिए जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनके व्यापार संबंधी जो पहलू हैं उस पर समझौते के जो कुछ प्रावधान है उसमें छूट देने के संबंध में, ताकि कोविड-19 की जो रोकथाम है और उपचार है वो किया जा सके। अगर क्वाड के जो सदस्य हैं, भारत के जो साथी हैं क्वाड में, वो ये जो याचिका भारत के द्वारा दायर की गई थी इसका विरोध नहीं करने के संबंध में अभी जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें घोषणा कर देते तो वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि शिखर सम्मेलन जो हुआ इसने इन मुद्दों पर मतभेद को दूर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये जो याचिका दायर की गई थी इसके संबंध में जो अगली चर्चा है वो जून 2021 में इसका अगला दौर होने वाला है, लेकिन उनने इसके खिलाफ न होने के संबंध में नहीं बोला। लेकिन वहीं पे जो क्वाड के नेता हैं उन्होंने भारत की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए चर्चा की। उनने ये बोला कि भारत की जो उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये बोला गया कि अगर ये जो भारत के साझेदार है ये विश्व व्यापार संगठन में भारत की याचिका का विरोध नहीं करने की घोषणा कर देते तो ये जो प्रयास है ये बहुत ही आसान हो जाता। इसके अलावा जो दूसरा वर्किंग ग्रुप है, जो दूसरा कार्य समूह है, वो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। लेकिन अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताएं हैं उनसे बाहर निकलने का फैसला किया था। वो पेरिस समझौता जो था उससे बाहर निकलने का उन्होंने फैसला किया था। लेकिन वहीं पर अब अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूएस की वापसी का ऐलान किया है पेरिस समझौते पर, और इस कदम का स्वागत किया गया है भारत के द्वारा। वहीं पर जो मिस्टर बिडेन हैं उन्होंने अमेरिका का जो वैश्विक ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसकी फंडिंग को फिर से शुरू करने का भी वादा किया है। तो जो वैश्विक ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसकी फंडिंग की शुरुआत करने का वादा किया है मिस्टर बिडेन ने, जिसे ट्रंप ने समाप्त कर दिया था। इसकी फंडिंग जो है इसे ट्रंप के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और भारत को अभी भी 2016 में सौर प्रौद्योगिकी के लिए यूएस के द्वारा 1.4 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जो है उसका एक बड़े हिस्से के रूप में इंतजार है, जो कि मिस्टर ट्रंप के बाद में बहुत धीमा हो गया था। इसके अलावा मिस्टर बिडेन जो है वो भारत और फ्रांस के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना की गई है भारत और फ्रांस के द्वारा, उसमें शामिल होने पर भी विचार कर रहे हैं। क्वाड के जो दूसरे सदस्य हैं जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है, और वहीं पे यूएस भी इसमें शामिल होने का विचार कर रहा है। तो ये सभी जो है वो एक अच्छा कदम हो सकता है जलवायु परिवर्तन के संबंध में। वहीं पे अगर प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए जो क्वाड वर्किंग ग्रुप है उस पर भारत चीनी दूरसंचार उपकरणों पर निर्भरता को कम करने और दुर्लभ पृथ्वी खनिज जो है उनके नए स्रोतों को खोजने में किसी भी सहायता का स्वागत करेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत जो है वो चीनी दूरसंचार उपकरण जो है उन पर अपनी जो निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्वाड समूह है इसकी जो 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं, 3C हैं, उसके अलावा जो चौथा C है वो चीन है। चीन जो है ये 4th C है। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो भारत की सरकार है, वो क्वाड के इच्छित परिणामों पर जा सकती है। विशेष रूप से क्वाड के जो सहयोग को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर, नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए पूर्व और दक्षिण चीन सागर में चुनौतियों का सामना करने के लिए जो परिणाम है उसके संयुक्त बयान में जो लिखा गया है क्या भारत सरकार जो है वहां पर जाएगी। जबकि क्वाड के द्वारा जो बोला गया कि चीन के संबंध में एक चुनौती है, भारत जो है वो इससे सहमत है कि चीन को लेकर गहरी
चिंताएं हैं और कठिन संदेश जो है चीन के संबंध में वो दिया गया है। विशेष रूप से अगर भारत की बात करें तो LAC को लेकर अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो साल भर स्टैंड ऑफ देखा गया, और वहीं पे गैलवान का जो क्षेत्र है वहां पर कई सैनिकों की जो हत्याएं हुई, उनके संबंध में भारत जो है वो क्वाड में एकमात्र ऐसा सदस्य है जो कि सैन्य गठजोड़ का हिस्सा नहीं है। क्वाड में इसके अलावा जो जापान और ऑस्ट्रेलिया है उसका US के साथ में सैन्य संबंध है, सैन्य गठजोड़ है, लेकिन भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम भारत के बारे में बात की जाए तो भारत वो एकमात्र क्वाड का ऐसा देश है जिसकी चीन के साथ में सीमा लगती है, बाकी किसी देश की चीन के साथ में सीमा नहीं लगती है। और वहीं पे भारत ही वो ऐसा देश है जिसके स्थान पर चीन के द्वारा गहरा अतिक्रमण किया गया है। भारतीय अधिकारी जो हैं वो अभी भी LAC के विघटन वार्ता में लगे हुए हैं। मतलब अभी भी ये जो पैंगोंग क्षेत्र में विवाद देखा गया था उसे सुलझाने के लिए भारत को एक लंबा रास्ता तय करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि LAC पर जो हिंसा हुई उसने भारत की जो रणनीतिक योजना है उस पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा है। तो दीर्घकालिक प्रभाव क्या है कि सबसे पहले कि जो भारत सरकार है वो अब LAC के लिए पहले से अधिक भारत सरकार को संसाधन देने पड़ेंगे, सैनिक देने पड़ेंगे और बुनियादी ढांचों के लिए फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि LAC का जो कोई भी हिस्सा है वो छूट ना जाए और शांतिपूर्ण LAC जो है उसकी स्थापना की जा सके। इसके अलावा दूसरा ये है कि भारत का जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय खतरा चीन या पाकिस्तान से नहीं है बल्कि दोनों से है। मतलब अगर क्षेत्रीय खतरे की बात करें तो भारत को केवल चीन से और केवल पाकिस्तान से खतरा नहीं है बल्कि इन दोनों का खतरा है भारत को। तो भारत के जो भारतीय सेना प्रमुख है वो इसे टू फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। इसके अलावा तीसरा ये है कि भारत की जो प्रायद्वीपीय खतरा है उसकी धारणा को किसी भी समुद्री प्रतिबद्धताओं के खिलाफ प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया या फिर USA जो है क्वाड में, तो इनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो समुद्री प्राथमिकताएं हैं, लेकिन वहीं पर जो भारत है महाद्वीपीय खतरा है उसे चीन से, तो महाद्वीपीय खतरे को यहाँ पर प्राथमिकता देने की जरूरत होगी और ये जो जरूरत है इसे पूरा करने का दावा जो है वो क्वाड के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम भारत के संबंध में बात करें कि भारत का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो सकता है आगे के लिए, भारत की जो सरकार है उनका ये कहना है कि ये जो क्वाड संगठन है, क्वाड का गठन है, ये उसी तरीके से मानते हैं उसे जैसे कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ये ब्रिक्स है या फिर चाहे साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या फिर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। जैसे कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो मध्य एशिया में है, वहीं पे ब्रिक्स जो है वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में है, और वहीं पे जो अन्य बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं के लिए और बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए पहल में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या फिर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, उसी तरीके से क्वाड को माना जा रहा है भारत के द्वारा, ऐसा भारत सरकार का बोलना है। और उनके द्वारा ये बोला गया है कि इनके द्वारा ये जो ग्रुपिंग का हिस्सा बना जा रहा है भारत के द्वारा, ये एक तरीके से भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसका जो क्षेत्र है उसे बढ़ाने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भारत के द्विपक्षीय विकल्प हैं, द्विपक्षीय वार्ता के संबंध है वो इससे कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्वाड है जिसे बोला जा रहा है डायमंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज, मतलब क्वाड के जो सदस्य हैं उनको डायमंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज बोला जा रहा है, ये क्वाड की विचारधारा है। तो ये विचारधारा जो है वो तभी सफल होगी जब भारत की जो रणनीतिक गणना है उसमें विशिष्टता पर जोर न दिया जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अभी क्वाड समिट हुई है इसके बावजूद भी भारत के लिए जो क्वाड की रणनीति है उसे अपनाने के संबंध में भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भारत का जो भूमि पर स्थान है वो भी उतना ही प्रभावित होगा और जितना कि भारत के जो अन्य देशों के साथ में, जो क्वाड के अन्य देश हैं उनके साथ में जो संबंध है उससे प्रभावित होगा। तो ये जो इस पूरा एडिटोरियल है इसमें बताया गया है, इससे संबंधित हम मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये GS पेपर 2 के गवर्नेंस और GS पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसमें बात की गई है हमारे देश का जो वैक्सीनेशन प्लान है उसकी, अ बूस्टर शॉट फॉर इंडियाज वैक्सीनेशन प्लान। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दुनिया में हर दिन जो टीकाकरण किया जाता है उसका लगभग 1/3 जो है
वो भारत में हो रहा है। लेकिन कमजोर लोगों को कवर करने के लिए भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अब तक भारत ने वयस्क आबादी का केवल 3.2% टीकाकरण किया है, तो आप देखिए कि ये कितना कम है। हालांकि देश जो है वो 15 मार्च को प्रतिदिन 2.6 मिलियन खुराक को कवर करता है। 15 मार्च से भारत जो है वो प्रतिदिन 2.6 मिलियन खुराक दे रहा है। और ये जो 7 डेज कैंपिंग चल रही है, 7 दिन जो लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि औसत केवल 100 लोगों के प्रति लगभग 0.11 कवर कर रहा है। मतलब 100 लोगों में से केवल 0.11 लोग कवर हो रहे हैं, ये जो अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है इसके अंतर्गत। और ये जो गति है ये बहुत धीमी है, जो कि चिंता का एक कारण है। जिस धीमी गति से जो टीकाकरण किया जा रहा है वो एक चिंता का कारण है। और टीकाकरण को बढ़ाने के लिए भारत को सही दिशा में अपनी जो सही क्षमता है उसका उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया है कि भारत को एक बड़े पैमाने पर कदम उठाने की जरूरत है। तो अगर हम इसके संबंध में बात करें तो भारत ने 300 मिलियन असुरक्षित आबादी के लक्ष्य की पहचान की है। भारत ने ये पहचान की है कि भारत की आबादी का 300 मिलियन हिस्सा ऐसा है जो कि अभी असुरक्षित है। लेकिन इस पर न तो कोई निश्चित समय सीमा जुड़ी है और न ही प्रक्रिया पर कोई विवरण दिया है कि ये जो आबादी है इसका टीकाकरण किस प्रकार से किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक और एडिटोरियल देखा था जिसमें हमने ये बात करी थी कि जो कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है उसमें जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसे अलग अलग तरीके से कार्य करना चाहिए और एक रणनीति बनानी चाहिए। और वहां पर जिन हिस्सों में जो कोविड-19 के केस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के संबंध में यहाँ पर बोला गया है कि कई जो क्षेत्र हैं वहां पर जो कोविड-19 के मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और जो समय है वो अब हमारे हाथ से निकल रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर भारत रोज 10 मिलियन लोगों का टीकाकरण करे तो अगले 2-3 महीने में अभी जो खतरे में लोग हैं उनका टीकाकरण किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जो गति है उसमें 5 गुना तेजी लाने की आवश्यकता है। अभी जो टीकाकरण किया जा रहा है उससे 5 गुना तेजी से टीकाकरण करना होगा इसे प्राप्त करने के लिए। अगर हम इसके संबंध में भारत की क्षमता के बारे में बात करें, यहाँ पर यह बोला गया है कि भारत में 3 लाख प्रशिक्षित टीकाकर हैं। इसमें 2,17,780 सहायक नर्सदायी हैं और 1 लाख से अधिक नर्सें हैं। और यहाँ पर यह बोला गया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल है उनके द्वारा प्रतिदिन 3 मिलियन लोगों को कवर किया जा सकता है। ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल है उन्हें आउटरीच सत्रों के माध्यम से लाखों बच्चों को नियमित रूप से टीकाकरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार वो आसानी से नियमित रूप से प्रतिदिन 2 मिलियन खुराक जो है उसे कवर कर सकते हैं। अभी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल है इसमें अगर हम जो निजी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनके द्वारा भागीदारी का हम विस्तार करते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं तो प्रतिदिन 7 से 10 मिलियन से अधिक खुराक जो है उसे कवर करना संभव होगा। तो इस तरीके से एक बड़ा कदम उठाए जाने की आवश्यकता है यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि भारत रूस टेम्पलेट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो प्रतिदिन 10 मिलियन खुराक का नियंत्रण अभियान चलाने के लिए भारत को टीकों का उचित भंडारण और उत्पादन लाइन रखना होगा। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 10 मिलियन तक टीकाकरण प्रतिदिन किया जा सकता है, लेकिन इतना टीकाकरण करने के लिए उसका जो वैक्सीन है उसका भंडारण होना चाहिए और उसका उत्पादन जो है वो होना चाहिए। कई अन्य टीके जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ में उपलब्ध हैं और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जो है अर्थात इमरजेंसी यूज अथॉरिटी के तहत इसने अनुमोदित किया जा सकता है। जबकि टीकों को बाजार में पहुंचने से पहले इमरजेंसी यूज अथॉरिटी के तहत रोल आउट किया जाता है तब ब्रिजिंग अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अभी जो टीकों जो है उनको बाजार में पहुंचने से पहले जो इमरजेंसी यूज अथॉरिटी है उसके तहत रोल आउट किया जा रहा है। तो अभी के समय जो ब्रिजिंग अध्ययन है मतलब अंतराल जो कितना है उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है और सरकार जो है वो अन्य निर्माताओं से आपूर्ति की मांग इस संबंध में कर सकती है। जबकि तेजी से अध्ययन से भारतीय संदर्भ में सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक का आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्पुतनिक है उसके स्थानीय उत्पादन के लिए रूस के साथ में चल रही व्यवस्था, जबकि वैक्सीन पहले से ही भारत में
क्लिनिकल परीक्षण के दौर से गुजर रही है और भारतीय कंपनियों को अन्य टीकों को रोल आउट करने के लिए उपयोग करने का एक उत्कृष्ट टेम्पलेट ये पूरा हो सकता है। भारत जो है उसको लाखों भारतीयों की जान बचाने की मजबूरी के साथ में अन्य देशों में टीकों की आपूर्ति करने के लिए हमारे देश के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको संतुलित करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ तो भारत जो है वो अपने देश में टीकाकरण के लिए उन्हें टीके की आवश्यकता है, इसके अलावा इनके द्वारा जो दूसरे देश हैं वहां पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संतुलन करना होगा। इसके अलावा जो निजी बाजार है वहां पर विनियमित बिक्री को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए एक सावधानी पूर्वक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब निजी क्षेत्र में जो टीके हैं उनकी विनियमित बिक्री की जानी चाहिए। और यहाँ पर यह बोला गया है कि इसमें सरकार जो है उसको गुणवत्ता आश्वासन के रूप में कार्य करना चाहिए और देश में सभी टीकों की जो कीमत है उसको विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति जिसकी जो आयु है वो 18 वर्ष है उसको भारत के द्वारा जो अनुमोदित किसी भी निर्धारित स्थान पर सरकार के द्वारा नियत एक निर्धारित मूल्य पर वैक्सीन प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब ये बोला गया है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 है उसे सरकार के द्वारा निर्धारित स्थान पर और निर्धारित कीमत पर उसका टीकाकरण किया जाना चाहिए, अर्थात ये विनियमित बिक्री के अंदर आना चाहिए। और ये देश भर में कार्यस्थल की जो सेटिंग्स है उसमें टीकाकरण को बढ़ाएगा। मतलब हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर जहां पर वर्क होता है, जो कॉर्पोरेट है, वहां पर जो टीकाकरण है ये उसे बढ़ाएगा और अन्य सभी के लिए जो कि उन्हें वहन कर सकते हैं उन्हें एक प्रकार से टीकाकरण प्रदान करेगा। जब ऐसा होता है तो स्वास्थ्य प्रणाली में असमानताएं आ सकती है। मतलब अगर यहाँ पर ये देखा गया है कि एक जो कीमत है उसमें टीकाकरण किया जा सकता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोग गरीब लोग हैं वो हो सकता है कि छूट जाएं। तो ऐसे में सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो गरीब समुदाय हैं उसके टीकाकरण को सरकार एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखे और गरीब लोगों के टीकाकरण के द्वारा सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएं। इसके साथ में यहाँ पर यह बोला गया है कि ये जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया है इसे सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो स्केलेबिलिटी है, मतलब ज्यादा स्तर पर टीके देने के लिए, ज्यादा लोगों को टीके देने के लिए, स्केलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो यथासंभव सरल होना चाहिए। ये बोला गया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसे सरल होना चाहिए। सरल आयु आधारित मापदंडों का उपयोग जो है वो प्रतिबंधात्मक मापदंडों के बिना टीकाकरण का विस्तार करने के लिए किया जाना चाहिए, जैसे कि पुरानी बीमारियों के मेडिकल प्रमाणन पर जोर देना। मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि मुझे पुरानी बीमारी है इसलिए मुझे टीके की आवश्यकता है, तो उसका जो मेडिकल प्रमाणन है वो लेना चाहिए। इसके साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है टीकाकरण की, ये कोविन जो ऐप है इस पर निर्धारित है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कोविन ऐप पर ये जो अति निर्भरता है इसका तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। अभी हम बहुत ज्यादा कोविन ऐप पर निर्भर हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह बोला है कि जो विवरण है उनके कागज आधारित संग्रह के साथ में सरल ऑफलाइन वॉक इन टीकाकरण जो है वो किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोविन का जो विवरण है वो उस पर अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि ये जो टीकाकरण है इसके अभियान का उपयोग करके अधिकारियों को इसका उपयोग करना चाहिए लोगों की जो बीमारी है उसका पता लगाने में भी। भारत में आधे से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, तो इसका पता लगा के और उन लोगों को टीकाकरण दिए जाने की यहाँ पर जरूरत है। और इन बीमारियों का पता लगने के लिए जो रक्तचाप अर्थात बीपी और डायबिटीज जैसे रोग होते हैं इसका पता तो जो डिजिटल उपकरण है उनसे लगाया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी मशीनें आती है जिससे हाथों हाथ डायबिटीज या बीपी का पता लगाया जा सकता है। तो इन मशीनों का उपयोग करके अभी जो ऐसी जनता है जिन्हें अपने रोगों के बारे में नहीं पता है उनका पता लगाना चाहिए, ताकि जो देश में बेहतर परीक्षण है उसे लागू किया जा सके। इसके बाद में यहाँ पर 3M रोड मैप के बारे में बात की गई है कि जो वैक्सीन रोल आउट है उसके लिए 3M रोड मैप की आवश्यकता है। यहाँ पर 3M क्या है? माइक्रो प्लानिंग, मोबिलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर हम माइक्रो प्लानिंग के बारे में सबसे पहले बात करें तो माइक्रो प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन भारत के टीकाकरण कार्यक्रमों में किया जाता है, जो कि जनसंख्या के विवरणों को पहचान कर और उनकी मैपिंग करके कैप्चर करता है। इसमें कार्यबल और लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए विवरण है और लोगों को टीकाकरण साइटों को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए यहाँ पर टैग किया गया है, ताकि
जो टीकाकरण की साइट है उन्हें लोग आराम से पहचान सके और इसके लिए डिटेल में प्लानिंग की जाती है। माइक्रो प्लान्स जो है वो टीकाकरण कार्यक्रम का एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है, जो कि घरों, प्रवासी आबादी जो है, वृद्धाश्रम जो है, इस तरीके के जो संस्थान हैं और टीकाकरण की जो टीम है इसके साथ में केयर सेंटर को जोड़ते हैं। और ये केवल निश्चित साइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक साइट है और वहीं पे टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा टीकाकरण की जो मोबाइल टीम है उसके बारे में भी इसकी प्लानिंग होती है। मोबाइल टीमें मतलब वो जगह जगह जाकर जो टीकाकरण है वो करेगी और उसके बारे में भी ये यहाँ पर विवरण प्रदान करता है और आउटरीच सत्र जो होता है उनका विवरण प्रदान करता है। केंद्र सरकार जो है वो जो ये माइक्रो प्लानिंग है उसको मजबूत करने में राज्यों के साथ में काम कर सकती है, ताकि टीकाकरण की जो गति है वो बढ़ सके और जो टीकाकरण है वो नियंत्रण हो सके। इसके बाद में आता है मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग का मतलब है कि हमने एक बार पहचान कर ली व्यक्तियों की, इसके बाद में पहचान किए गए जो व्यक्ति हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं अर्थात आशा, और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो अन्य स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा अटेंड किया जाए। मतलब एक बार पहचान कर ली लोगों की, उसके बाद में ये जो लोग हैं इन्हें ग्रामीण स्तर पर और जो शहरी स्तर है वहां पर इन्हें मोबिलाइज किया जाए, इन्हें एक जगह पर लाया जाए और जो माइक्रो प्लानिंग की जाएगी उसके आधार पर लोगों को निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट टीकाकरण स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए। और वहीं पे जो शहरी क्षेत्र है वहां पर लोगों को लाने के लिए रणनीति जो है उसमें जो नवीन तकनीकी समाधान है उसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोगों के पास में तकनीक जो है वो बेहतर होती है और रोल मॉडल जो है वो कई साथियों को भी टीका लगाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में आता है मॉनिटरिंग अर्थात निगरानी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका जो प्रत्येक चरण होगा इसकी निगरानी और उल्लेख जो है वो आवश्यक है। जिन गतिविधियों को संरचित समर्थन की आवश्यकता होती है उनमें माइक्रो प्लान्स तैयार करना शामिल है और ये सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यक अंतर क्षेत्रीय समन्वय जो है वो किया जाए और ये भी आवश्यक है कि रसद और परिवहन आपूर्ति जो है वो प्रदान की जाए। तो इन सब के बारे में जो मॉनिटरिंग है, जो निगरानी है वो की जाए और टास्क फोर्स जो है वो जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर इसका समन्वय किया जा सकता है निगरानी के लिए। तो यहाँ पर अंत में ये बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में समन्वय करके भारत में ये जो माइक्रो प्लानिंग है इसको डिजाइन करने और अपडेट करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब भारत के पास में पहले से ही इस तरीके की टीकाकरण के संबंध में जो योजनाएं बनाई जाती है इसे करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका उपयोग भारत के द्वारा वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो है उसमें किया गया था और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का जो भारत का एक्सपीरियंस है उसे एक टेम्पलेट के रूप में अब भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और टीकाकरण कार्यक्रम जो है उसमें एक वैश्विक नेता के रूप में भारत जो है वो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है और भारत को तेजी से इस वैक्सीन का जो कार्यक्रम है इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि हम कोविड-19 टीकाकरण का जो प्रयास है उसमें अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो आवश्यकता है उसके लिए अभी ये प्रगति पर्याप्त नहीं है और हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो कि पेज नंबर 9 पर प्रकाशित हुआ है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट क्वेश्चंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेथड। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक एनजीओ है, इसके द्वारा लाया जाता है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है वो आई है और इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों में जो भुखमरी की हालत है वो बताने के लिए एक रैंकिंग है, जो कि ये जो विदेशी एनजीओ है इसके द्वारा तैयार की गई थी। ये जो रैंकिंग है इसमें टोटल 107 देश शामिल थे, जिसमें भारत का जो नंबर है वो 94 रहा है, यानी भारत की जो हालत है वो काफ़ी खराब है। इसके बाद में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है उसके सांसद ने इस रिपोर्ट की और संसद का ध्यान आकर्षित कराया और आप सांसद ने इस पर सरकार से जवाब मांगा। तो सदन में जवाब देने के लिए कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उठे और उन्होंने ये बोला कि रैंकिंग का जो मेथड है वो गलत है और उन्होंने रैंकिंग के जो तरीके हैं उस पर सवाल उठाए। उनके द्वारा ये कहा गया कि रैंकिंग तय करते समय जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी कुपोषित के रूप में शामिल कर लिया गया है। अर्थात ये देखा गया कि सदन में जो
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग करने का मेथड है उस पर सवाल उठाए गए। अब हम यहाँ पर अगर भारत की रैंकिंग के बारे में बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है वो 2019 में 102 थी और अब ये बढ़कर 2020 की जो रैंकिंग यहाँ पर आई है उसमें बेहतर हो गई है, 94 हो गई है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे जो देश हैं उनसे नीचे है इस रैंकिंग में। इस संबंध में सदन में जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने एनजीओ जिनके द्वारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है, वेल्थ हंगर लाइफ, उनको लिखा था और उनको ये बोला गया था कि उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो डेटा सटीकता है, डेटा एक्यूरेसी है और उनका जो नमूना आकार है उसके बारे में वहां पर चिंता व्यक्त की गई है। तो हम भारत के संबंध में कुछ अन्य रिपोर्ट देखें तो अगर हम 2017-18 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 देखें और CNNS देखें, CNNS क्या है? व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण। तो अगर हम भारत के ये दोनों सर्वेक्षण के संबंध में वेस्टिंग, स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन के संबंध में डेटा देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो है उसके अनुसार 2015-16 में वेस्टेड बच्चे जो थे, स्टंटेड और कुपोषित बच्चे जो थे उनका प्रतिशत था 21%, 34.4% और 35.7%। वेस्टेड 21, स्टंटेड 38.4 और मेल न्यूट्रिशन जो है वो 35.7। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 डेटा की तुलना में 2017-18 का जो व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण था उसने ये कहा था कि वेस्टेड, स्टंटेड और कुपोषित बच्चे जो हैं उसमें 4%, 3.7% और 2.3% सुधार दिखाया है। पहली बार जो CNNS है उसको 2016 में सरकार के द्वारा कमीशन किया गया था और 2016 से 18 से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में यूनिसेफ के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था और जो इसका निष्कर्ष है ये 2019 में प्रकाशित किए गए थे। वहीं पे CNNS में केवल पोषण का डाटा शामिल है जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो समग्र स्वास्थ्य संकेतक जो है इसे शामिल करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका जो मेथड है उसमें त्रुटि है, ऐसा सरकार के मंत्री के द्वारा बोला गया है। इसके बाद में अगली न्यूज है जो कि पेज नंबर 9 पर प्रकाशित हुई है। LS पासेस MMDR अमेंडमेंट बिल। ये GS पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लोकसभा ने शुक्रवार को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक जो है उसे पारित किया है। जो लोकसभा है उनने खान और खनिज विधेयक संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है और इस विधेयक में जो संशोधन पारित किए गए हैं इन बदलावों से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और खनन गतिविधियों में बढ़ी हुई जो तकनीक है उसके साथ में निजी क्षेत्र को यहाँ पर अनुमति मिलेगी। खनन का जो क्षेत्र है उसमें सुधार से 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो हैं वो पैदा होंगे और खनन गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम खनिज अन्वेषण में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ में जो निजी क्षेत्र है उसको अनुमति देंगे। मतलब पहले निजी क्षेत्र को ज्यादा अनुमति नहीं थी खनन के क्षेत्र में, लेकिन अब उन्हें अनुमति प्राप्त होगी इस संशोधन के बाद में। खनन का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में भारत की जो GDP है, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 1.75% योगदान देता है। लेकिन ये जो विधेयक है इसमें जो प्रस्तावित सुधार दिए गए हैं इनके माध्यम से GDP में खनन का परसेंट है वो 2.5% तक हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को ये मजबूत करेगा। यहाँ पर ये बोला है कि विधेयक में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 जो है उसमें संशोधन करने की बात की गई है और विरासत के जो मुद्दे हैं उसमें समाधान के साथ में इस क्षेत्र में बड़े सुधार जो हैं वो इस संशोधन के तहत किए जाएंगे जिससे बड़ी संख्या में खदानें जो हैं वो नीलामी के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इससे नीलामी जो है वो केवल व्यवस्था को मजबूत करने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि क्या नए संशोधन जो है वो इस विधेयक के तहत लाए गए हैं तो जो नए संशोधन हैं उसमें कोयले और अन्य खनिज जो हैं उसके लिए जो कैद खनन करने वाले लोग हैं, जो कैप्टिव माइनिंग की जाती है उसको अंतिम उत्पाद संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और राज्य सरकार को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद में अपने उत्पादन का 50% तक जो है बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। तो पहले क्या किया जाता था कि मान लीजिए ए को अनुमति दी गई है, ये एक खदान है यहाँ पर खनन करने की,
तो कैप्टिव माइनिंग जो है, कैद खनन जो है, उसके तहत क्या होता था कि ये इसे थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकते, इन्हें स्वयं इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो राज्य को अपनी रॉयल्टी देने के बाद में और अपनी जो अंतिम उत्पाद संयंत्र की आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के बाद में खनन का जो 50% तक है उसे बेचने की इन्हें अनुमति है। इसके अलावा ऑपरेटर को वर्तमान में केवल अपने स्वयं के औद्योगिक उपयोग के लिए कैप्टिव खनन से निकले गए कोयले और खनिज का उपयोग करने की अनुमति है, और इस बढ़े हुए लचीलेपन की वजह से खनिक को, मतलब जो खनन करने वाले हैं, उनको कैप्टिव खानों से उत्पादन को अधिकतम करने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा संशोधन में जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उसके लिए खनन पट्टों के विस्तार के लिए राज्य को अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान तय करने का भी प्रस्ताव है। और साथ ही ये जो विधेयक है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में परामर्श के बाद में तय की गई एक जो निश्चित अवधि है उसमें नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने में विफल होने पर खनिज पट्टे के लिए नीलामी या फिर से नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी करता है। तो ये जो पूरे संशोधन है ये इसके तहत लाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है और अब हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य विधानसभा केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर भी एक केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त करने वाले प्रस्तावों को पारित कर सकती है। दूसरा है कि विधानसभाओं के द्वारा अंगीकृत किए गए ऐसे प्रस्तावों में विधि की शक्ति निहित होगी। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न दो। आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जो आंसर है वो आपको कल के एनालिसिस में बताया जाएगा, कल के समाचार पत्र विश्लेषण में बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर बात की गई है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में स्थित है। दूसरा है कि ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये घने उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, खुली झाड़ियों वाली भूमि और चट्टानी इलाके हैं जिनके मध्य झील और धाराएं हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि आज एक न्यूज आई है, 6 टाइगर्स मिसिंग इन रणथंभौर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर बात की गई है भारतीय मोर की। भारतीय मोर जो है वो इस उप महाद्वीप के लिए स्थानिक है। दूसरा है कि ये अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। तीसरा है कि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं और इनके शिकार और हत्या पर सख्त प्रतिबंध है। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये जो न्यूज है ये आई है पीकॉक टेल फेदर के बारे में। कस्टम ऑफिशियल सीज 21 लाख पीकॉक टेल फेदर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही कानून काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कानून है जिसके जरिए ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा है कि इसका प्रभाव भारत के ईरान से तेल आयात और रूस के साथ में S-400 सौदे पर पड़ा है। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज आई है, लॉयड ऑस्टिन बिगिन इंडिया विजिट बाय मीटिंग PM मोदी, और यहाँ पर जो काटसा है उसका उल्लेख इस न्यूज में किया गया है। इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50% मत प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है कि भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत प्राप्त करने वाले दल और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न दो। इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं और अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत अपने कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों में अच्छी प्रगति कर रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे अंतराल है, विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इससे संबंधित एक एडिटोरियल हमने आज डिस्कस किया था। तो अगर कैंडिडेट को विश्लेषण करने के लिए बोला जाता है, परीक्षा में आपको विश्लेषण करने के लिए बोला जाता है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जिसका भी विश्लेषण करने के लिए आपको बोला जा रहा है उसे अलग अलग भागों में बांटेंगे और उसे समझेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है और उसे डिटेल में आप वहां पर पेश करेंगे, डिटेल में आप उसे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर
बोला गया है कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे अंतराल है। इसके बारे में विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भारत के द्वारा टीकाकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बताना है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि भारत जो है वो दुनिया भर में जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें से 1/3 सबसे अधिक टीकाकरण कर रहा है। और इसके अलावा विभिन्न जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। जितना भारत के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, जो डाटा हमने देखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में मुख्य भाग में अगर आएंगे तो मुख्य भाग में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से भारत के द्वारा अपना जो टीकाकरण है उसे बढ़ाया जा सकता है। हमने पूरी कैलकुलेशन देखी कि भारत के पास में कितना कार्यबल है। इसके अलावा अगर भारत अपना जो निजी क्षेत्र है उसे शामिल कर लेता है तो भारत अपना टीकाकरण कैसे बढ़ा सकता है। इसी के साथ में हमने ये देखा कि रूस भारत टेम्पलेट जो है उसका उपयोग भारत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो भारत को अपना टीकाकरण की प्रक्रिया है उसे सरल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि भारत को अपनी जो देश की जनता है उन्हें असेस करने की भी आवश्यकता है, जिन्हें अपनी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। तो इन सब के संबंध में आप यहाँ पर मुख्य भाग जो है उसमें लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप जो हमने जो 3M रोड मैप के बारे में चर्चा करी उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि किस किस चीज की आवश्यकता है, माइक्रो प्लान, मोबिलाइजेशन और मॉनिटरिंग। तो इन तीनों के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अंत में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि भारत के पास में जो वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है उसका टेम्पलेट मौजूद है, भारत को इसका एक्सपीरियंस है, तो भारत के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है और भारत इसमें अग्रणी रूप से कार्य कर सकता है। आपको याद रखना है कि आप जब भी निष्कर्ष लिखते हैं तो आपका जो निष्कर्ष है वो हमेशा आशावादी होना चाहिए और यही जो एग्जामिनर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा से संबंधित, क्वाड साझेदारी जो है वो चीन के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन भारत के कदम अभी बारीक होंगे, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में भी हमने आज काफी डिटेल में चर्चा की है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टिव वर्ड जो दिया गया है वो है चर्चा करें। चर्चा करें अगर आपको दिया गया है, ये निर्देश दिया गया है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये जो डिस्कशन वर्ड है ये क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। हर क्वेश्चन के लिए जो डिस्कशन है वो अलग तरीके का होगा। यहाँ पर आपको अगर चर्चा करने की बात बोली गई है तो यहाँ पर जरूरी है कि आप एक के बाद एक तर्क दें और उसको जोड़ते हुए आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचे और अपना जो निष्कर्ष है उसे भी आप अपना एक जो साक्ष्य है उसके साथ में आप अपने निष्कर्ष को बैकअप दें। अगर इजी वर्ड्स में बोले तो यहाँ पर आपको विभिन्न दृष्टिकोण जो है उन पर चर्चा करनी है और तार्किक तर्क प्रस्तुत करने की आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अच्छे से जो डिस्कशन है वो तर्कों के साथ में दें, अपने जो साक्ष्य हैं वो आप इसमें दें। ऐसे आपको रैंडमली कुछ नहीं बोलना है। आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसके पीछे आपको एक फैक्ट लिखना होता है, आपको एक ना एक रीजन देना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वाड के बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद में मुख्य भाग में हमने आज जो इस पूरे चर्चा करी उससे आपको आपका मुख्य भाग जो है, आपकी जो बॉडी है वो मिलेगी कि चीन के संबंध में क्वाड जो है वो एक प्रकार से चुनौती कैसे हो सकता है। निष्कर्ष में आप बोल सकते हैं कि जो क्वाड है, क्वाड की जो अवधारणा है वो क्वाड के जो सदस्य हैं उसे लोकतंत्र के हीरे बोल रहा है, अर्थात डायमंड्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहा है। तो ये केवल तभी सफल हो सकती है जब भारत की जो रणनीतिक गणना है उसमें विशिष्टता पर जोर न दे। यहाँ पर भी आपको एक आशावादी निष्कर्ष लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके से समाचार पत्र विश्लेषण जो है वो हम आपके सामने रोज प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।